मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे ऐसे ही जाएगी। अगेन मैंने फिर से, अगर आप चाहें तो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज आप बता सकते हैं, और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बता सकते हैं। तो एक तरफ इसके क्या हो जाने वाला है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसको साउथ बोल दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। एक तरफ सर्कुलर कॉइल के नॉर्थ बनने वाला, साउथ बोलना, तो वही यहाँ पे लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का एक्सिस क्या हो गया, ये सर्कुलर लूप है आपका, ये उसके बीच से जाने वाली लाइन क्या हो गई, इसकी एक्सिस हो गई। कैन बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। वही राइट हैंड रूल जो है रिटन फॉर्म में लिखा है, इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वही सेम चीजें मैंने बताई। अगर क्लॉकवाइज है तो अपने फिंगर्स को क्या करिए, फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करिए। द स्ट्रेच्ड थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास स्ट्रेच्ड थंब है वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। इस केस में क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, उसको नॉर्थ बोलेंगे। इस केस में क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा तो साउथ बोलेंगे। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड्स में जो है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ देख रहे थे, और बायो-सेवर्ट लॉ में हमने स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लिया था, और उसमें जो डायरेक्शन देखना था हम लोगों ने कौन सा रूल लगाया था, राइट हैंड रूल लगाया था, और उसका जो मैग्नीट्यूड आया था वो भी हम लोगों ने देख लिया था, और डायरेक्शन भी देखी। आज उसी सीरीज में जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके डेरिवेशन 5 मार्क्स में बोर्ड्स में तो आते ही आते हैं, प्लस कोई भी ऐसा एग्जाम हो, चाहे नीट हो या फिर जेई होने वाला है, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर इसकी फंडामेंटल जानकारी आपको रहेगी तो आप उन क्वेश्चनों को और अच्छे से टैकल कर पाएंगे और नंबर गेन कर पाएंगे। नहीं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं। बट इस वीडियो के लास्ट तक आप देखेंगे कि इन टॉपिक्स में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैसे सर्कुलर कॉइल के कारण इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल एक दूसरे को करते हैं, जो एक्सियल कंपोनेंट होते हैं कैसे वो जुड़ जाते हैं, सर्कुलर लूप में कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालते हैं, इन सभी को इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे, और ये प्रॉमिस है आपसे कि आप क्या करेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। इसका डेरिवेशन बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो जरा हम लोग देखते हैं, बस इससे आपको समझने की जरूरत है। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, पिछली बार करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हमारे पास था, वो तो सीधे सीधे समझ में आपको आ जाता है। करंट कैरिंग, ये देखिए आपके पास क्या हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया। लेकिन अगर इसी वायर को मैं क्या करूं, बेंड करके सर्कुलर फॉर्म दे दूं, जिसको मैंने समझाने के लिए कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म बनाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सर्कुलर फॉर्म है, जिसमें करंट आई क्या कर रहा है, फ्लो रहा है। आप ऐसे समझिएगा, करंट का सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर लूप में फ्लो होने का मतलब, आप मान लीजिए एक जो नॉर्मल एथलीट होता है, सपोज कीजिए मैराथन हो रहा है या 400 मीटर की रन हो रही है, तो वो भी क्या देखते हैं आप, क्या होता है, सर्कुलर ट्रैक पे ही होता है। अगर सर्कुलर ट्रैक पे होता है तो वैसे ही आप मान लीजिए करंट जो है सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रही है, दौड़ रही है। दौड़ने का दो तरीका हो सकता है सर्कुलर ट्रैक पे, एक तो क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, घड़ी के डायरेक्शन में दौड़ना हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों केसेस के बारे में देखेंगे कि अगर करंट जो है क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर्कुलर लूप में, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो भी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। उसका मैग्नीट्यूड तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। आइए जरा हम सर्कुलर लूप के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। ये हमारे पास एक क्या होने वाला है, सर्कुलर लूप, इस तरीके का कोई सर्कुलर लूप होने वाला है। आप इसको जो है अंडे के तरीके से भी बोल सकते हैं, बट ये क्या है, कंप्लीट सर्कुलर लूप होने वाला है। ठीक है, अब जरा देखिए, ये हमारे पास क्या है, बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल बोर्ड है। एक तो हमारे पास बोर्ड क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये बोर्ड का वर्टिकल डायरेक्शन है। बट यहाँ पे जो हमें सर्कुलर लूप लेना है वो कुछ इस तरीके से लेना, जैसे मेरा हाथ है, इसमें हमारे पाम को अगर आप देखेंगे बोर्ड पे, इसको मैं कैसे दिखा पाऊंगा, ऐसे हमने दिखाया हुआ है बोर्ड पे, लेकिन हम सामने सर्कुलर लूप को कैसे लिया हुआ, इस तरीके से सर्कुलर लूप लिया हुआ, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से हमने सर्कुलर लूप को ऐसे रखा हुआ है, और इसके एक्सिस पे सर्कुलर का सेंटर पॉइंट क्या मान लिया हमने, ओ माना हुआ। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है। इसी को क्या बोला जाता है, इसकी एक्सिस बोली जाती है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बोल दूं ये उसका सेंटर हो गया, जिसको हमने ओ बोल रखा है, तो अगर
कोई भी सर्कुलर लूप ऐसे है तो इसकी एक्सिस क्या होगी, ऐसे। अगर इस तरीके से बोर्ड पे देखें तो इसकी बाहर की तरफ, लेकिन हमने ऐसा नहीं लिया, ऐसा कंसीडर किया हुआ सर्कुलर लूप। तो अगर इसकी एक्सिस हमें बनानी होगी तो हम कैसे बना सकते हैं, ये सर्कुलर लूप की क्या होगी, एक्सिस होगी। एक खास बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ये विजुअलाइज करना है कि अगर ऐसा कोई भी सर्कुलर लूप है, जिस तरीके से मेरा हाथ है, जिसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑफ प्लेन, ठीक है, ऐसा सर्कुलर लूप है, इसका एक्सिस ऐसे हो गया। इसमें दो चीज आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप हमारा है। अब कई बार डायरेक्ट कैसे आप विजुअलाइज करेंगे कि कौन सा सर्कुलर लूप का पार्ट बाहर है, कौन सा सर्कुलर लूप का पार्ट अंदर, तो जरा फिर से ध्यान से देखिएगा। ये ऐसा सर्कुलर लूप हमारा, जिसके ऊपर से ये एक्सिस वाली लाइन पार हो रही होगी, जिसके ऊपर से, चूंकि हमें कहाँ निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, तो जिसके ऊपर से किसके पार हो रही है, तो उसको हम क्या मानेंगे, हमेशा अंदर मानेंगे, बोर्ड के अंदर मानेंगे। और इसको क्या मानेंगे, जो दूसरी तरफ होगा उसको बोर्ड के बाहर मानेंगे। यानी कि ये जो एक्सिस लाइन है, जो इसके सेंटर से पी पॉइंट को मिला रहा है, और पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके कारण, सर्कुलर कॉइल के कारण। अब आपको विजुअलाइज हो गया होगा, हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है, इससे एक्स डिस्टेंस पे जो इसके एक्सिस पे है, ओ से जो है, ओ पॉइंट इसके सेंटर से पास हो रही है, पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है। अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, बायो-सेवर्ट लॉ। और पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड में जब भी आपको बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, करंट एलिमेंट चाहिए आपको। अगर करंट एलिमेंट मिल गया तो उसकी डायरेक्शन हमें चाहिए। दोनों कैसे डिसाइड करते हैं, जरा ये देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो करंट एलिमेंट को चुनेंगे। एक ध्यान से देखिएगा, इस करंट एलिमेंट को चुनेंगे, और दोनों क्या होंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट। दूसरे को हम क्या चुनेंगे, यहाँ करंट की डायरेक्शन को हमने अभी क्लॉकवाइज ले रखा है, इस सर्कल में क्लॉकवाइज ले रखा है, तो इसके बारे में हम और डिटेल में भी बात करेंगे। दोनों करंट एलिमेंट, दोनों की लेंथ क्या है, इसको डीएल डैश में बोल देता हूँ। यानी कि जो करंट एलिमेंट हमने चूज किया, डीएल और डीएल डैश, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, और डायमेट्रिकली क्या है, इक्वल एंड डायमेट्रिकली अपोजिट। इक्वल एंड डायमेट्रिकली अपोजिट। ये आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों लिया गया है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, आपको बताएंगे कि अभी एक सेकंड में इसको मैं बता ही देता हूँ आपको। ऐसा सोचो क्यों लिया गया होगा, क्योंकि इसमें जब एक ही पॉइंट पे दोनों अपोजिट साइड से जाकर जुड़ेंगे तो इनके कुछ कंपोनेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे और कुछ कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। नहीं तो आपको सभी कंपोनेंट के साथ डील करना पड़ता। अभी हम लोगों को सिमेट्री या डायमेट्री, यहाँ से डायमेट्रिकली अपोजिट लेने से कुछ कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और कुछ कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो जो ऐड हो जाएंगे उन्हीं से हमको डील करना पड़ेगा। अगर इस वायर में ऐसे सर्कुलर, आप देखिए ऐसे हमारे पास क्या था, सर्कुलर, ऐसे ही सर्कुलर हमारे पास लूप है, तो हमने कौन सा, एक यहाँ पे करंट एलिमेंट, ये देखो यहाँ पे ऊपर, और एक नीचे हमने क्या किया हुआ है, करंट एलिमेंट को लिया हुआ है, यहाँ पे ये लिया हुआ है और यहाँ पे लिया हुआ है। अब क्या करना है, अब करंट एलिमेंट की हमको डायरेक्शन चाहिए। करंट एलिमेंट तो मिल गया, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये ऐसे है सर्कुलर लूप ऐसे, और करंट कैसे जा रही है, ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, और यहाँ पे अगर देखें तो करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, करंट इस तरीके से जा रही है। अब जरा इसमें देखिएगा, इसके लिए डायरेक्शन क्या होने वाली है, इसके लिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अगर आप ध्यान से देखें, इसके लिए डायरेक्शन की मैं बात करूं, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में ही होने वाली है। करंट क्या जा रहा है, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, देखिए ये ऐसे गया हुआ, ये अगर मैं ऐसे सर्कुलर लूप बनाऊं तो ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमने एलिमेंट ले रखा है, तो डीएल की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इस तरीके से अंदर की तरफ होने वाली है, वैसे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट डीएल की डायरेक्शन कहाँ होने वाली है, बाहर की तरफ होने वाली है। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे नहीं, ऐसे है सर्कुलर लूप, वर्टिकल है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसमें बाहर की तरफ हो गया, इसमें अंदर की तरफ हो गया। अब दूसरा काम, एक तो करंट एलिमेंट डिसाइड कर लिया और हमने करंट एलिमेंट की डायरेक्शन डिसाइड कर ली, ठीक है, ये दो चीज हमारे पास डिसाइड हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या डिसाइड करना रहता हमको, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना होता है, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना होता है करंट एलिमेंट से। ये देखिए, करंट एलिमेंट से हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया पी पॉइंट के लिए, जिसको हमने आर बोला हुआ है, ठीक है। उसी सिमिलरली इस करंट एलिमेंट से हमने ड्रॉ कर दिया, जिसको हमने क्या बोल रखा है, आर डैश। अगर मैं बोल भी देता हूँ, इसको हमने आर डैश मान लिया है, ठीक है। दो काम हो गए, पोजीशन वेक्टर हमारा डिसाइड हो गया, हमारे पास करंट एलिमेंट डिसाइड हो गया। क्यों? क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ जब आप लगाने आएंगे तो जरा एक बार बायो-सेवर्ट लॉ के फॉर्मूले पे ध्यान दें। क्या होता है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये dl है, सॉरी ये dl है, करंट एलिमेंट और r कैप के बीच में हमें क्या निकालना, डायरेक्शन निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे हो गया, ऐसे पोजीशन वेक्टर हमारे पास हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जो करंट एलिमेंट था नीचे की तरफ था, एक दूसरे के वो जब भी रहेंगे तो क्या होने वाले हैं, ये इस प्लेन में आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या होने वाले हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे। ये देखिए, ये डीएल करंट की डायरेक्शन ये अंदर की तरफ जा रही है, और ये जो है इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर आर हो गया। इसको और अगर क्लियरली मैं बनाना चाहूँ कुछ इस तरीके से हो गया, और ये अगर मैं दिखाऊं तो ये डायरेक्ट मैंने दिखा दिया, इसके अंदर की तरफ ये डीएल की डायरेक्शन हो गई, और इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर अगर मैं दिखाऊं तो ये क्या हो गया, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो क्या बनने वाला है, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री इन दोनों के बीच में बनने वाला है, ठीक है, तो डीबी क्या होने वाला हमारे पास, अगर डीबी को मैं आगे लिखूं, डीबी की वैल्यू,
क्योंकि छोटा सा करंट एलिमेंट है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो छोटी सी आएगी, इस पॉइंट पे क्या आएगा, dB आएगा। और इस कारण इसके कारण भी क्या आएगा, dB डैश आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ चूंकि दोनों की लेंथ और दोनों में आने वाले करंट की वैल्यू सेम है और दोनों ही क्या है, अपने पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसको तो और आसानी से आप विजुलाइज कर सकते हैं, इसमें तो डीएल की डायरेक्शन, क्योंकि हमारा सर्कुलर रूप ऐसे, तो ये बाहर हो गया, ये ऐसे है, ये देखो यहाँ पे इसके बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं dB इज इक्वल टू dB डैश इज इक्वल टू मैं लिखूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई dl साइन 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर dl क्रॉस r कैप को मैं ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, dl का मैग्नीट्यूड r कैप का मैग्नीट्यूड साथ में क्या हो गया साइन थीटा, और जो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो तीसरा वेक्टर आता है सी वेक्टर आएगा वो हमेशा इन दोनों के क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में देख लिया था। तो r कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। dl और r कैप के बीच में मैंने बताया dl r कैप 90 डिग्री, dl r कैप 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ से केवल हमारे पास क्या बचा था dl। तो अगर इसको मैं लिखूं db इज इक्वल टू db डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। करंट एलिमेंट के कारण हमको क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, ये हमको मिल गया dB या dB डैश मिल गया। अब जरा यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है इस करंट एलिमेंट के कारण और इस करंट एलिमेंट के कारण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले मैं नीचे वाले के कारण एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे आप सिमेट्री से। हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास पोजीशन वेक्टर और ये था करंट एलिमेंट का हमारा डायरेक्शन। अगर इसमें मैंने पहले भी आपको बता रखा है, आपको क्या करना है, डीएल से आर कैप की तरफ चलना है, डीएल से आर कैप की तरफ चलना है राइट हैंड रूल से, छोटे एंगल से। ये डीएल था हमारे पास, डीएल से अगर मैं आर कैप की तरफ चलूं तो ये जो डीबी की डायरेक्शन आने वाली है इसके और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर आने वाली है, दोनों के परपेंडिकुलर आने वाली है। तो उसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये है ये 3D इन दोनों के ये हमारे पास है। तो ये कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ये जो आएगा, ये देखिए यहाँ से चलने के बाद थंब की डायरेक्शन कहाँ आई, ऊपर की तरफ आई। इसको मैं ऊपर की तरफ दिखा नहीं सकता, तो हमने कैसे दिखा दिया, यहाँ पे बोर्ड पे इस तरीके से दिखा दिया है। ठीक है, फिर से समझते हैं, एक बार समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, दूसरे के कारण भी लगा के दिखाऊंगा, फिर से देखते हैं। हमारे पास जो डीएल वेक्टर है कैसे हो गया, ऐसे हो गया, और हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ऐसे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ चलते हैं राइट हैंड के साथ में। ठीक है, और थंब क्या बताती है, जो नया वेक्टर होगा दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन आएगा। ठीक है, जरा चलिए, ये हमारे पास डीएल वेक्टर हो गया, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर हो गया। इससे इसकी तरफ चले तो थंब की डायरेक्शन की तरफ आया, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे तो दिखा नहीं सकता बोर्ड पे, तो हमने कैसे दिखा दिया है, यहाँ सीधी साइड दिखा दिया। अब ऐसे ही जरा ऊपर वाले के कारण आइए, तो अब हमारे पास डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन, क्योंकि हमारा सर्कुलर लूप ऐसा है और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो डीएल की डायरेक्शन क्या होगी। अब इधर से चलिए जरा डीएल से, अगर ये देखिए डीएल से ऐसे चलते हैं, डीएल से आर वेक्टर की तरफ चलते हैं, तो ये फिर से परपेंडिकुलर आया, उसको मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, तो मैंने कैसे दिखा दिया, डीबी को ऐसे दिखा, मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन को हमने दिखा दिया। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या आ गई यहाँ पे, दोनों को अब जरा देखते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा। अब जरा इसको हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। अगर ये हमारे पास फाई है और ये भी क्या मान ले, हमने फाई मान ले। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एंगल को फाई मान लिया, इसको भी आप क्या मान लीजिए, फाई मान लीजिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास जो एक्सियल लाइन है, जिससे एक्स डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। इस वेक्टर के, ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर डीबी आया था, जिसको मैंने ऊपर की तरफ कह के बताया था, इसके परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90। अगर ये फाई है हमारे पास और इन दोनों के बीच ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस फाई। ठीक है, अगर ये 90 माइनस फाइव बचा तो ये कितना बचा हमारे पास, यहाँ ये और ये 90 है, तो यहाँ कितना फाई एंगल बचा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे इसके साथ में हम देखते हैं, ये और ये क्या है, 90 डिग्री पे है। जब ये 90 डिग्री पे, तो ये फाई है, तो ये बचा कितना हो गया, 90 माइनस फाई हो गया। और यहाँ से यहाँ अगर ये 90 है, तो ये बचा कितना हो गया, फाई हो गया। और हमें पता है कि एंगल से एसोसिएटेड जो कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का, उसके साथ में क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा लिखा जाता है। तो इसके साथ जो ये आया, क्या लिख दिया गया, डीबी कॉस थीटा लिख दिया गया। और इससे जो दूसरे साइड बनता है अलोंग द, जो कि क्या आएगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल आएगा, तो वहां क्या चला जाएगा, डीबी साइन थीटा चला जाएगा। वैसे ही अगर इसको मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक करूं डीबी को, तो इधर क्या आ जाएगा, डीबी कॉस फाई आ जाएगा, इस तरफ क्या चला जाएगा, डीबी साइन फाई चला जाएगा। थीटा फाई के साथ एसोसिएटेड जो कंपोनेंट जाता है किसी भी वेक्टर का, वो कॉस थीटा वाला जाता है या कॉस फाई वाला कंपोनेंट जाता है। यहाँ थीटा क्या है, फाई है, और दूसरी तरफ क्या जाता है, साइन फाई जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके कारण भी डीबी साइन फाई हो गया, इसके कारण भी क्या हो गया, डीबी साइन फाई हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड डीबी कॉस फाई, ये भी डीबी कॉस फाई, ये भी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट
अपोजिट है, दो फोर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं वेक्टर में तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट भी क्या है, दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियरली विजुअलाइज हुआ, आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट के कारण हमको क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम बोले ये B इज इक्वल टू बी डैश, यहाँ पे क्या था, dB इज इक्वल टू dB डैश इज इक्वल टू, अभी भी हम लोगों ने क्या निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, आई मान लेते हैं वहां पे था, तभी ये क्या आया था, आई dl अपॉन इसका, तो इसकी तो वैल्यू हमने रख दी थी, आई dl अपॉन ये क्या आया हुआ था हमारे पास, आर स्क्वायर आया हुआ था। ठीक है, इसकी वैल्यू आई थी, तो ये B इज इक्वल टू बी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बस हम क्या करें, इसको dB साइन फाई को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अब क्वेश्चन आता है सर इसके अलोंग जो है, इसके कारण जो कंपोनेंट बना dB sin फाई बना, इसके कारण जो बना दूसरे वाले कारण वो भी dB sin फाई, यहाँ 2dB sin फाई हो जाना चाहिए। माइंड क्लियर, ये पूरा का पूरा सर्कुलर हमारे पास क्या है, कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, केवल हमने डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट लिया, इन दोनों के कारण हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ, तो वो आया dB sin फाई, dB sin फाई। ऐसे ही पूरे के पूरे सर्कुलर कॉइल में हर जगह डायमेट्रिकली अपोजिट, यहाँ 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 एलिमेंट होने वाले हैं। जब उन सभी का सम कर देंगे तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, dB sin फाई वाला ही कंपोनेंट बचेगा। ऐसे कितने बचेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स बचेंगे। और उन सभी को इंटीग्रेट करने का, अगर उन सभी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारे पास इस डायरेक्शन में अलोंग द एक्सियल क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसका डेरिवेशन भी क्या करता है, बोर्ड में पूछा जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। जरा इनकी वैल्यूज हम लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, यहाँ पे आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर की यहाँ पे ध्यान से बात करें बेटा, ये आर की बात करें तो ये क्या है हमारे पास, क्या क्या इसमें हमें पता है, इसके सेंटर से एक्सियल लाइन पे जो P पॉइंट तक की लेंथ है ये हमने x मान रखा है, तो ये x हमको पता ही होगा जब जिस पॉइंट पे जितनी दूर पे हमको निकालना है सेंटर से। इसका a जो है रेडियस है किसका, इस सर्कुलर कॉइल को, दो चीज पता होगी, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें ये हमको पता होगा। ठीक है, अगर ये दोनों पता है तो ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर था इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ वाले पोजीशन वेक्टर r डैश की क्या वैल्यू होने वाली है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जरा यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे तो देखिए ये रूट इसके साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या बचेगा, साइन। ठीक है, अब जरा साइन फाई की वैल्यू हमको निकाल के बताइए, ये हमारे पास क्या हो गया, फाई हो गया। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें AOP में साइन फाई अगर देखें तो हमेशा क्या होता है, ये इसका क्या होगा, थीटा, फाई या थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जिसके साथ बन रहा होता है वो क्या होता है, हमारे पास बेस होता है, और सबसे बड़ी साइड क्या होती है, वो हाइपोटेनियस होती है। तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जरा यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर आया हमारे पास देखें तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर आया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब जितने भी कांस्टेंट हैं उनको इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, जरा कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो गया, जितनी करंट फ्लो हो रही है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। a रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस है, कांस्टेंट होगा। a सर्कुलर ये जो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, तो ये सब बाहर हो जाएंगे, केवल अंदर क्या बचेगा, dl बचेगा। ध्यान से देखिए हमारे पास क्या आया, म्यू नॉट आई a अपॉन 4 पाई, यहाँ पे अगर इसको मैं बाहर लूंगा तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए अगर इसकी पावर में 1/2 रख दूं तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा, क्योंकि ये 1 है, ये 1/2 होगा तो वो 3/2 हो जाएगा। अंदर हमारे पास बचा क्या, dl। ठीक है, अगर इस सर्कुलर कॉइल में या सर्कुलर लूप में जो है dl लेंथ को मैं ऐड करता चला जाऊंगा, सभी dl लेंथ को, उन सभी को इंटीग्रेट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इसके सरकमफेरेंस के बराबर आ जाएगा। इससे बड़ा तो हो नहीं पाएगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 2 पाई a के, r के होता, लेकिन यहाँ पे r के जगह क्या है, a है, तो हमारे पास बचा क्या, म्यू नॉट आई a अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, साथ में यहाँ क्या आ गया, 2 पाई a। ये देखिए 2 से कट गए, यहाँ पे कितना बचा, 2 हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बच गया, a स्क्वायर। जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया इसका वो आया म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/। इस एक्सप्रेशन को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मास्टर एक्सप्रेशन। ये सर्कुलर कॉइल के लिए क्या है, हमारे पास मास्टर एक्सप्रेशन है। अगर ये एक्सप्रेशन आपको याद रहता, हमने आपसे शुरू में भी वीडियो के बोला था कि मैं एक ही एक्सप्रेशन आपको सर्कुलर कॉइल के लिए बताऊंगा जो कि बहुत सारे केसेस के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे केसेस यहाँ
पे सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास मास्टर एक्सप्रेशन आया है सर्कुलर के लिए, ये मैंने किसके लिए सॉल्व किया, जब सर्कुलर कॉइल में हमारे पास सर्कुलर कॉइल में केवल क्या थी, एक टर्न थी और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा था। ऐसे ही अगर हमारे पास 10 टर्न्स हो सर्कुलर कॉइल में तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 टर्न से। अगर n हो तो n से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूं P पॉइंट पे सर्कुलर लूप के कारण n टर्न्स के लिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉर n टर्न्स के लिए, फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, साथ में यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितना हो गया 3y। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल के अगर सेंटर से पूछता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करिए, x को 0 कर दीजिए। n टर्न्स के लिए एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, यहाँ पे क्या होने वाला है, r x जो है क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या आ जाने वाला है, n टाइम्स म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब ये x 0 हो जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, 2a क्यूब आ जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर से कट जाएगा। तो ये बहुत फेमस सा फॉर्मूला जो आप जानते थे, रखते थे हमेशा सा, वो आ जाएगा 2a। अगर सेंटर पे हमको चाहिए किसी भी सर्कुलर कॉइल के, अगर सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो ये हमारे पास जो मास्टर एक्सप्रेशन आया हुआ था सर्कुलर लूप के लिए, बस उसी में x को क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमने निकाली अभी अभी, क्या आया, म्यू नॉट आई, साथ में n से मल्टीप्लाई था अपॉन क्या आ गया 2a, जहाँ a क्या था, रेडियस था। अगर n इज इक्वल टू 1 टर्न्स हो पास, ये क्या जाने वाला एक्सप्रेशन, म्यू नॉट आई, बहुत फेमस एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू a हो गया। ठीक है, अब रह गई बात की जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे सर्कुलर लूप में। जैसे मैंने आपको स्ट्रेट वायर के लिए एक तरीका दिया हुआ था, कि किस तरीके से आप स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं, और हमने बताया था कि वो क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, और वहां पे हमने लगाया था राइट हैंड रूल लगाया हुआ था। ठीक है, वैसे ही क्या यहाँ पे कोई रूल है जो मैग्नेटिक फील्ड के, हमको यहाँ तो पता चल गया कि एक्सल के डीवी साइन थीटा और एक्सल के क्या होता है, एक्सिस के डायरेक्शन में ही होता है। क्या इसके पास कोई हमारे पास रूल है? जी हाँ, इसका भी नाम क्या है, राइट हैंड रूल है। वहां पे रूल क्या था, करंट हमारे पास ऐसे वायर हुआ था, तो उसमें हमें क्या करता था, थंब को क्या करना था, करंट की डायरेक्शन में करना था, और इसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी 4 फिंगर के द्वारा। तो जो 4 फिंगर की डायरेक्शन होती थी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती थी। इस बार हमारे पास जो सर्कुलर लूप है वो इस बार हमारे पास स्ट्रेट वायर ना होके उसी का सर्कुलर लूप है। ठीक है, यहाँ पे भी उसका भी नाम जो है राइट हैंड रूल ही होगा। बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने कर्ली फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट की लूप जा रहा होगा, लूप में करंट जा रही है, उसमें क्या करना है, तो और थंब क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन को बताएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। जैसे यहाँ पे देखें, करंट कैसे करेंगे, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज। क्या करिए, करली फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन, थंब देखिए कहाँ जा रहा है, इनटू द बोर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो क्या होने वाला है, वो इनटू द बोर्ड होने वाला है। वो चीज जो ये फाइनली जो हमारे पास एक्सिस आया था, जब मैंने ऐसे लिया था, सोचो जब मैंने ऐसे लिया था सर्कुलर लूप को और करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखाई, तो कहाँ जाने वाला था, ये एक्सिस पे जाने वाला था, इधर ही आया। लेकिन अगर आपका सर्कुलर लूप इस तरीके से जैसे इसमें रखा हुआ है तो कैसे जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। हमारा वाला केस ये वाला केस था, करंट की डायरेक्शन क्या थी, ऐसे जा रही थी, जो कि वर्टिकल रखा था बोर्ड से, तो इसमें अगर करंट की डायरेक्शन करेंगे तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। वैसे ही अगर इस तरीके का रखा होगा तो बोर्ड के अंदर चला जाएगा, वही अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, बोर्ड के बाहर आ जाएगा। चलिए आइए थोड़ा और ध्यान से इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने बता रखा है। याद रखने का तरीका क्या है, किसी सर्कुलर लूप में कैसे आप बताएंगे कि दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है किसी भी सर्कुलर लूप, ये बताने के लिए आता है कि वो नॉर्थ पोल बता रहा है मैग्नेट का या साउथ पोल बता रहा है। तो अगर मैंने बताया, देखिए यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इनटू द बोर्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई। तो जब भी करंट जो है क्लॉकवाइज होगा तो एक को हमें साउथ मानना है, एक को नॉर्थ मानना है। तो बाई कन्वेंशन क्या करेंगे, जब क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, साउथ मान लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के पोल को। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको नॉर्थ मान लेंगे। इसको याद रखने का एक और बहुत आसान सा तरीका है, आप जो लूप है उसके अंदर क्या लिख दीजिए, एस लिख दीजिए। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो एस लिख दीजिए, और एस को क्या कर सकते हैं आप, एक एरो दे सकते हैं। तो ये देखिए एस में ही आपको पता चल जाएगा कि ये करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। जब भी क्लॉकवाइज होगा सर्कुलर
सर्कुलर लूप में, तो कैसा शो करने वाला है, साउथ पोल के तरीके से। उस तरफ को हम क्या मानेंगे, साउथ पोल मानेंगे। सपोज कीजिए ऐसे हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, जैसे यहाँ पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हुई, इधर वाले को हम क्या मानेंगे, साउथ पोल मानेंगे। और इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमारे पास ऐसे हो गया, तो बाहर की तरफ थंब आ रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, नॉर्थ पोल मान लेंगे। ऐसे ही हम क्या करें, इसको एन की तरीके से बना दें, और एन में अगर डायरेक्शन को हम दिखाएं, ये हमारे पास हो गया। देखिए अगर हमने एन को बनाया, चाहे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और अगर एस को ऐसे बना लें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, लोग को दिखा सकते हैं, इसको क्या मान लेंगे, साउथ पोल मान लेंगे। तो यानी कि सर्कुलर कॉइल के एक तरफ नॉर्थ पोल बनने वाला है, दूसरी तरफ क्या बनने वाला है, साउथ पोल बनने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और क्लास को वाइंड अप करेंगे। देखिएगा ध्यान से, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना है, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे ऐसे ही जाएगी। अगेन मैंने फिर से, अगर आप चाहें तो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज आप बता सकते हैं, और यही अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बता सकते हैं। तो एक तरफ इसके क्या हो जाने वाला है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसको साउथ बोल दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। एक तरफ सर्कुलर कॉइल के नॉर्थ बनने वाला, साउथ बोलना है, तो वही यहाँ पे लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का एक्सिस क्या हो गया, ये सर्कुलर लूप है आपका, ये उसके बीच से जाने वाली लाइन क्या हो गई, इसकी एक्सिस हो गई। कैन बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल, वही राइट हैंड रूल जो है रिटन फॉर्म में लिखा है, इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वही सेम चीजें मैंने बताई, अगर क्लॉकवाइज है तो अपने फिंगर्स को क्या करिए, फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करिए। द स्ट्रेच्ड थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास स्ट्रेच्ड थंब है वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा। इस केस में क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, उसको नॉर्थ बोलेंगे। इस केस में क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा तो साउथ बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिएगा, सॉल्व करना है आपको, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। कंसीडर ए टाइटली वाउंड 100 टन्स, यहाँ एन क्या दे रखा है आपको, 100 टन्स दे रखा है, एन जो दे रखा है क्या दे रखा है, 100 टन्स हो गया। टन्स कॉइल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जो हमारे पास रेडियस है सर्कुलर कॉइल का वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, करेंगे करंट ऑफ आई की वैल्यू आपको दे रखी है 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बी की सेंटर पे क्या था, म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या पढ़ा था, 2 इंटू ए, जहां पे ए क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ मैंने आर माना था, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, उसको आर लिख दिया है। सभी की वैल्यू फटाफट पुट करें, म्यू नॉट। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर इसकी वैल्यू आपको पुट करना है, यहाँ पे देखिए 2r लिखा, किसी तरीके से हमको किसकी वैल्यू पता होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता होती है, कितनी होती है, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसको रखने के लिए इसको कैसे आपको लिखना पड़ेगा, म्यू नॉट अपॉन यहाँ 4 पाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 2 पाई से, और 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर वाला जो 2 पाई होने वाला है यानी इंटू आई इंटू क्या आ गया 2 पाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या है, आर। अब सभी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से आप पुट करिए। इसकी वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन कितना है आपके पास 100 इंटू आई कितना है आपके पास 1 एम्पियर, और यहाँ पे आपके पास कितना है बचा हुआ है 2 पाई, ये वाला 4, अच्छा हाँ इसकी वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ये देखिए यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 जा हो गया, ठीक है, और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आ गया 4 2 जा 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -5, साथ में ये 10 बचा हुआ हमारे पास, इंटू 10 कर देते हैं, हमारे पास क्या आ गया 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको पाई की वैल्यू आप क्या करिएगा, जरा इसमें पुट कर दीजिएगा 3.14, तो क्या आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कन्वर्जन आपको समझ में आया, मैंने क्या किया हुआ है 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई, तो जब नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमने एक साथ कर दिया, म्यू नॉट अपॉन नीचे का 4 पाई एक साथ रख दिया है, आर को अलग कर दिया और 2 पाई हमने यहाँ पे रख दिया हुआ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 यहाँ पे। बाकी आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद। Come now, rise now, feel the fire in your soul. Move now, free now, let the rhythm make you whole.